हम द स्प्रिट ऑफ वेस्ट ये वाला देख रहे थे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और द रूट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसको देखने की कोशिश करेंगे एंड हाउ दैट कंपेयर्स टू द मुस्लिम सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन। हमने देखा था कि ट्रांसेंडेंटल मॉरल लॉ पे बेस्ड है इस्लामिक सिविलाइजेशन पिछले सेशन में। ये कहते हैं कि मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं रिकॉग्नाइज करती कि इंसान को कोई ज़रूरत नहीं है टू सबमिट टू एनीथिंग एक्सेप्ट इकोनॉमिक और सोशल और नेशनल रिक्वायरमेंट्स। इकोनॉमिक, सोशल और नेशनल रिक्वायरमेंट्स। One of the things about humans is that they cannot survive without a god. God is necessary. If your god is dead, you would have to create another one. सजदा आपको करना पड़ेगा या तो खालिक को या तो मखलूक को। तो दैट्स वाई रिलीजियस पोजीशन का ऑपोजिट एथीइज्म नहीं है, क्योंकि वो इट्स अ थीइज्म ऑफ ए डिफरेंट फॉर्म। वी कैन से कि इसका रिलीजियस पोजीशन का ऑपोजिट है एब्सर्डिज्म, नाहिलिज्म। ये सारे फलसफे उसका ऑपोजिट है। तो so when you move away from religion, either you go mad or you create some other deity और उसके पीछे फिर तुम भागते हो। So social, economic and national deities have been created. बहुत सारे कौमों ने अपनी कौम को खुदा बनाया है और वो कौम परस्ती में पड़े हैं। They have made idols out of their nations. This is that era where nations have been turned into idols. So it has a deity. The West also has a deity, but it's not the spiritual kind. ये खुदा नहीं है। तो क्या है? इट इज़ कंफर्ट। कंफर्ट है इनका खुदा। अब कंफर्ट के पीछे भागना है। इसको एक और तरीका है देखने का कि इंसान के अंदर जन्नत की इतनी तलब है कि वो सिर्फ जन्नत को हासिल करने की कोशिश करता है। अब बस उसका डिलेड ग्रेटिफिकेशन या हियर और नाउ। कहने का मतलब मुस्लिम्स आर सेइंग वी टेक इट हियर आफ्टर। हमें यहाँ नहीं चाहिए। मिलेगी तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है कि फिर दुनिया हसनत हो वह फिल आखिरत, दोनों जगह अगर जन्नत मिल सकती है तो क्या दिक्कत है। लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू जेपरडाइज हेयर आफ्टर वाली जन्नत फॉर हेयर वाली जन्नत। बट व्हाट इज द वेस्ट से कि जन्नत हेयर एंड नाउ। तो वो भी जन्नत ही को हासिल करना चाह रहे, सब जन्नत को ही हासिल करना चाह रहे, बट वन इन हेयर आफ्टर अनदर इन हेयर। तो कंफर्ट। और इसकी लिविंग फिलॉसफी क्या है वेस्ट की? विल टू पावर फॉर पावर सेक। दो चीज़ें हो गई, दूसरा ये। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है जो आपके सीखने लायक है। अगर आप एक किताब खोलें तो यू वुड सी लिविंग फिलॉसफी इज एक्सप्रेस्ड इन ए विल टू पावर, ये लिखा हुआ है, ठीक। बट विल टू पावर का W कैपिटल है, पावर का P कैपिटल है। टेक्स्ट में जो मार्क्स होते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज, सेमीकोलन, कॉलन, हाइफन, ओब्लिक, डैश, ये सारी चीज़ें होती है ना इंग्लिश में एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ऑल ऑफ दीज हैव मीनिंग्स। All of these have meanings which oftentimes our students miss when they read. उसको पता ही नहीं होता, अच्छा यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों डाला, कॉमा क्यों डाला, what is being said. One of the texts I often keep on talking about is Islam and Secularism, written by Naqib al-Atas. Islam and secularism पे you would literally find a sentence which is 1 page long. Sentence starts at the top of the page, चल रहा है and it ends in the second half of the page. That huge a sentence. And then there is a comma, another comma, another comma. So what is being done here? And oftentimes what I had to do, दो कॉमा के बीच का सेंटेंस को रिमूव करो, क्योंकि वो कंडीशन होती है पहले सेंटेंस पे, ठीक। से फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट से सम सोकाक, ठीक। सो वी से वी हैव टू से सोकाक इज एज्ड 40, ये हमको कहना है। बट इस सेंटेंस में सोकाक कौन है ये नहीं पता है। हम इसी सेंटेंस में कहना चाह रहे हैं सोकाक है भी कौन। सोकाक कॉमा द फेमस ऑथर फ्रॉम कश्मीर कॉमा इज 40 years old. सोकाक इज 40 years old, बीच वाला सेंटेंस अगर निकाल दे दैट्स व्हाट इज मेंट। कॉमा
का इस्तेमाल, कंडीशन पुट करना, फर्दर इंफॉर्मेशन देना। ऐसे हाइफन होता है, सेमीकोलन होता है, सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सिमिलरली बी सेंटेंस में किसी चीज़ को कैपिटलाइज करना, अदरवाइज ये तो रूल है ना ग्रामर का, नहीं कर सकते कैपिटलाइज। पावर पी स्मॉल होना चाहिए, विल डब्ल्यू स्मॉल होना चाहिए, अनलेस इट इज़ नेम ऑफ ए प्लेस, डेनमार्क का डी कैपिटल होगा, और इट इज़ नेम ऑफ ए पर्सन विच इट इज़ नॉट। So what does it mean? Why has he done it? Either an editing mistake, but it seems to be deliberate. So what do we learn here? We learn that when this is done, that means the term is not a term of English here. It's a technical term. ये एक jargon है. Will to power must in itself be meaning something. ठीक? ये होता है when you capitalize. जब आप कैपिटल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक कल्चर पे किताब लिख रहा हूँ, ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ उसमें कल्चर ऐसा होता है, कल्चर वैसा होता है, कश्मीरी कल्चर ऐसा है, पंजाबी कल्चर वैसा है, ठीक, ये कल्चर हर जगह सी स्मॉल होगा, ठीक, लेकिन उसके बाद मैं डिफाइन करता हूँ कल्चर को, व्हाट शुड बी कल्चर, कल्चर किसको बोला जाना चाहिए, ठीक, उसके बाद कल्चर किसको कहते हैं और किसको बोला जाना चाहिए, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज स्मॉल कल्चर फॉर कल्चर and capital C for the culture I was trying to define. That means culture with a capital C becomes, in my text, a technical term, a special term. Will to power here is a special term, but how would we know its meaning? इन्होंने तो बस लिख दिया. Now here is another lesson for you. वो क्या है? Knowledge begets more knowledge. अगर किसी के पास इल्म इस किताब के बाहर का कुछ भी नहीं है, शून्य, जीरो, वो इसको आगे निकल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये रूल पता होगा कि विल टू पावर टेक्निकल टर्म है, ये जार्गन है कोई, इसका कुछ मतलब होगा, लेकिन वो मीनिंग कहाँ से ढूंढेगा, क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है बाहर का, ही हैज़ टू सर्च फॉर इट। तब भी उसका बेहतर है कंडीशन, क्योंकि उसको ग्रामर का रूल पता है। अगर वो भी नहीं पता, वो आगे निकल जाएगा कि वेस्ट सिर्फ ताकत के पीछे है, वो यही समझेगा ना इससे। जिसको ग्रामर का रूल पता है, देखो इल्म थोड़ा सा है, वो क्या करेगा, वो कम से कम ढूंढने की कोशिश करेगा। तीसरा, जिसने फ्रेडरिक नीशे पढ़ा है, उसको समझ आएगा कि फ्रेडरिक नीशे की टर्म यूज की गई है। विल टू पावर उनका कंसेप्ट है, ये फ्रेडरिक नीशे ने दिया था। अब देखिए साइकोलॉजिकली मोहम्मद असद साहब क्या कह रहे हैं, ये इस टेक्स्ट की कितनी डेप्थ है यहाँ पे। इन्होंने इससे पहले बोला, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन डज नॉट रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी ऑफ मैन सबमिशन टू एनीथिंग। इसको रिप्लेस करें, वेस्टर्न सिविलाइजेशन डज नॉट रिकॉग्नाइज मैन सबमिशन टू गॉड, ठीक, except economic, social and national requirements, except what it has created itself, except a god that it has created itself. Its real deity is not a spiritual kind, that is god is dead, the spiritual god is dead, जो फ्रेडरिक नीचे ने कहा था, god is dead। तो इनका गॉड कौन सा, इट इज कंफर्ट। फिर क्या कहते हैं फ्रेडरिक नीचे, कि अब हमको खुद अपना खुदा बनाना पड़ेगा, तो इन्होंने क्या किया, कंफर्ट। फिर उसके बाद कहते हैं इनका फलसफा क्या है, विल टू पावर, जो उसके बाद फ्रेडरिक नीचे अपने फलसफे में बयान करते हैं। अब होता क्या है विल टू पावर, विल टू पावर फ्रेडरिक नीचे के का एक फंडामेंटल ये है, फलसफे का एक कोर है, और वो इसको डिफाइन करते हैं, इट्स ए फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स इनसाइड ह्यूमन। इंसान की फितरत है, ये हमारे अंदर होता है, ये ताकत को हासिल करना, एंड इट इज़ in many other living things as well, and it encompasses the desire for self enhancement, pursuit of our goals, assertion of one's own existence, self actualization। ये हम सब की फितरत में है, ये फ्रेडरिक नीशे का कहना था। देखिए फ्रेडरिक नीशे छोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक, तो जब वो ऐसा कह रहे हैं, we disagree with him on everything, but when Friedrich Nietzsche says this, you have to take it seriously as well. You don't just brush it under the carpet. Either you have to show where it is wrong, because the person is a very serious person. He means business. अब देखिए यहाँ पे भी कितनी सटलिटी है। ये जो बात फ्रेडरिक नीशे ने कही, ये तो अच्छी भी हो सकती है ना,
ये क्या कह रहे फ्रेडरिक नीचे, हम सब के अंदर एक विल टू पावर है, हम सब सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहते हैं, अपनी बेहतरी करना चाहते हैं, वी वांट टू एक्सर्ट आवर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, वी वांट टू परस्यू आवर गोल्स, व्हाट इज रॉन्ग इन इट, राइट? इसमें एबरेंटली कुछ गलत तो नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब फिर से इस सेंटेंस को पढ़े कि इन्होंने क्या कहा। असद साहब ने कहा, एंड इट्स रियल लिविंग फिलॉसफी इज एक्सप्रेस्ड इन विल टू पावर फॉर पावर सेक, कि ये डिजायर, लेकिन ये डिजायर लिमिटेड टू ताकत, ताकत हासिल करने में लिमिट कर दी है ये डिजायर। तो असद साहब ने फ्रेडरिक नीशे को रिजेक्ट भी नहीं किया कि ऐसा हो सकता है कि है, लेकिन अगर ये है, आप इसको लिमिट कर रहे हो सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए। और ये जो दोनों चीजें हैं, कौन सी, एक है विल टू पावर और दूसरा है कंफर्ट, इकोनॉमिक, सोशल, ये तमाम चीज़ें, ये दोनों फ़लसफ़े अकॉर्डिंग टू हमारे असद साहब रोमन सिविलाइजेशन से लिए हुए हैं। रोमन सिविलाइजेशन, एंशंट रोम की सिविलाइजेशन, दिस इज़ नॉट होली रोमन एम्पायर। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, ये अब दिखा रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो इस वक्त है इसके रूट्स कहाँ पे है। पीटरसन एंड हिज लाइक्स, दे वांट टू टेल अस कि क्रिश्चियन रूट्स हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के। ये जो ऑल दिस ग्रेट इन द वेस्ट है, इसके रूट्स क्रिश्चियन है, ठीक? दैट्स व्हाट दे वांट टू से, मेनी ऑफ देम। बट Muhammad Asad is a European himself. He is saying no, our roots are not Christian. At least अभी तो उन्होंने नहीं कहा, बट आगे वो कहते हैं, अभी वो क्या कह रहे हैं, हमारे रूट्स रोमन है, दैट मीन्स प्री डेटिंग क्रिश्चियनिटी। हु अमंग द टू इज राइट, ये भी बहस है, ठीक? पहली चीज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक? जब क्रिश्चियंस क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे थे तो डार्क एजेस चल रही थी, यूरोप में डार्क एजेस थी ना, व्हेन क्रिश्चियनिटी वाज बीइंग फॉलोड होली रोमन एम्पायर के अंडर, तो उनके तो डार्क एजेस चल रहे थे। फिर क्या हुआ, ये एसेंशन वेस्ट का कब शुरू हुआ, रिनेसांस के बाद। रिनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ, फिर से जिंदा होना। किस चीज़ का, वो तुम्हारा ही नहीं है, क्रिश्चियनिटी तो जिंदा है, पोप साहब बैठे हैं, चर्च है, सब कुछ है, ठीक? आप क्रूसेड्स भी कर रहे हैं, जिंदा किसको कर रहे हैं? रीबर्थ रेफर टू रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन लर्निंग, जिसको यूरोपियंस ने छोड़ा था। तो रिनेसेंस ऑथर्स क्या कह रहे थे, इन्होंने ज़्यादा इस होली चर्च ने ख़राब करके रखा है सब कुछ, अदर वर्ल्डलीनेस, अदर वर्ल्डलीनेस, अदर वर्ल्डलीनेस, दिस वर्ल्ड ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का फ़लसफ़ा एज ए रेस्पॉन्स टू क्रिश्चियनिटी आया कि ये क्रिश्चियनिटी ने सब बेड़ागार करके रखा है, ठीक? जो क्रिश्चियन आर्किटेक्चर था ना, उसको वो क्या बोलते थे, गॉथिक, ठीक? मिस आर्किटेक्चर, गॉथिक कहते हैं उस आर्किटेक्चर को। व्हाट आर दिस characteristic symbols of Gothic architecture? Do you know? What symbolizes a Gothic architecture? The what do you call it? The triangle. ये ट्रायंगल शारिक साहब बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते। You have to use technical terms. Yeah, but I'm talking to general people. I shouldn't use. Okay, tell us the technical terms now. Oh, good question. Ribbed vaults कहते हैं उनको, सुना है कहीं पे? ये ribbed vaults होते हैं उनके ऐसे, pointed arch होती है, this is how you say pointed arch, ribbed vaults, and then there are buttresses. What are buttresses? अभी शिकायत लगाऊंगा, ठीक? एक्सटर्नल buttresses, खैर। Now, what are the Renaissance artists calling their architecture? Christians, Gothic. But why would they call it Gothic? जैसे हम किसी चीज़ को बोलते हैं Islamic. What does that mean? That means ये Muslims का है. They are calling Christian art Gothic. What does that mean? कि ये Goths का है. ठीक? Who are Goths? Goths were North German tribes, जिनको Romans etc. मानते थे क्या? Barbarians. तो उनके आर्ट पे बारबेरियन कह रहे हैं रेनेसांस वाले, और रेनेसांस से निकल के सारा महानता हासिल हो गई। सो हाउ डज इट हैव क्रिश्चियन रूट्स देन?
Nowhere, nothing. It has Roman roots. Another thing, Christianity का Hazrat Isa is the core figure, Saint Paul is the core figure, the disciples are core figures, right? Apostles. Which language did they speak? They spoke Aramaic. What is your civilization based on today? आपकी लैंग्वेज लैटिन थी, ग्रीक थी, तो ये क्या है? रोमन civilization. That's one side. But people who are arguing that modern West is rooted in Christianity, क्या are they speaking out of thin air? कुछ ना कुछ argument तो होगा ना उनके पास, right? There must be some argument. There is something that happens just after Renaissance. Just after, it's like followed by it. 13th century, 14th century में, 15th century में peak पे चलता है Renaissance. ठीक, 15th century में. 16th century में something happens that is called a Reformation. Christian Reformation. Protestantism. Martin Luther King. That is born. Now those who are following this Protestant version of Christianity, वो क्या कहेंगे? असली क्रिश्चियनिटी तो यही है. असली क्रिश्चियनिटी के बाद ये क्रिश्चियन वर्ल्ड डेवलप हुई, तो क्रिश्चियन वर्ल्ड का जो वेस्टर्न वर्ल्ड का डेवलपमेंट है, इट इज़ एक्चुअली क्रिश्चियन. सो यू नाउ गेट द बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट. क्या है कि वो जो डार्क एज थे वो तो क्रिश्चियन था ही नहीं, उन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रखा था रिलीजन का. अब हमने सही रिलीजन लाया तो देखिए कितना महान बन गया सिविलाइजेशन. बट इफ यू आर्ग्यू लाइक दिस, देयर आर मेनी अदर पॉट होल्स जो आपको फिल करने पड़ेंगे. There are a lot of things that you would still have to fill. But that's beyond the discussion. I wanted to tell you both the sides for now. But our author is saying Roman origin है. अच्छा, हम अपना डिसीजन अगर लेना हो, हम कौन सी साइड जाएंगे? We would say that the roots are Roman and Greek. इसमें कोई डाउट ही नहीं है. फलसफा भी रोमन ग्रीक, हर एक चीज़ रोमन और ग्रीक है. क्रिश्चियन रूट्स नहीं है. और अगर अब इस वक्त के डिबेट्स देखेंगे ना जो क्रिश्चियन वर्ल्ड में हो रहे हैं बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, उसमें क्या कर रहे हैं मुस्लिम्स का सेंट्रल आर्गुमेंट यही होता है. मुस्लिम का सेंट्रल आर्गुमेंट यही होता है बातों पे, क्या कि तुम तो क्रिश्चियनिटी को डिफेंड ही नहीं कर रहे हो, तुम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को डिफेंड कर रहे हो, और देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज नॉट क्रिश्चियनिटी. सो व्हेन पीपल आर्ग्यू, कुछ दिन पहले बड़ा मशहूर वायरल हुआ एंड इट क्रिएटेड ripples among debating circles in Europe and North America. So there was this podcast, it's a very famous podcast, I do not want to name it. They had invited 4 people, 2 Christians, 2 Muslims, and the 2 Christians, they are known as big time Islamophobes. Robert Spencer, big time Islamophobe. So they were criticizing these 2 Christian Muslims and Islam and all. One of the things they asked was apostasy पे सवाल. तो जेक जो मुस्लिम साइड से था, कन्वर्ट टू इस्लाम, वेस्टर्न ही है वो. तो ही आस्क्ड कि इज इट इनहेरेंटली रॉन्ग, इज अपोस्टेसी इनहेरेंटली रॉन्ग. तो फिर जो भी बहस हुई आगे, तो दैट क्रिएटेड डिस्कशंस इन वेस्टर्न वर्ल्ड. द पॉइंट देयर वाज कि द मुस्लिम साइड केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग, जिन बलबूतों पे तुम हमको क्रिटिसाइज कर रहे हो तो सेक्युलर वैल्यूज हैं, ये तो क्रिश्चियन वैल्यूज है ही नहीं. क्रिश्चियनिटी तो ये कहती है, क्रिश्चियनिटी तो ये कहती है. So our position is that and we believe our position to be correct as well. ऐसा नहीं है कि we believe we are wrong, but we keep that position. Now he says the mention of Roman civilization as at least to some extent genetically responsible for the materialism of modern West may sound strange to those who have heard the frequent comparison of Roman Empire with old Islamic Empire. कि मैं जो ये बात कह रहा हूँ, इसमें भी कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है. ये वो वाली तकलीफ नहीं है जो मैं कह रहा था, ये अब दूसरे तरीके की तकलीफ है, मुस्लिम साइड से भी हो सकती है ये वाली. कि अक्सर कहा जाता है रोमन एम्पायर का कंपैरिजन इस्लामिक एम्पायर है, और इस्लाम, तब तो इस्लामिक एम्पायर पे भी ये सारी क्रिटिसिज्म अप्लाई होगी. क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर पे बेस्ड है अकॉर्डिंग टू असद, लेकिन रोमन एम्पायर तो इस्लामिक एम्पायर जैसा है. तब वेस्टर्न सिविलाइजेशन इस्लामिक होती है तो उसका रिजल्ट है. तब तो अभी तक तो ये कह रहे थे इस्लामिक एम्पायर महान, रोमन एम्पायर बैड. व्हाट इज, ठीक ये कह रहे हैं
How is such a profound difference between the fundamental conception of Islam and modern West possible? जो इस वक्त इस्लाम जो कहता है और वेस्ट उसकी एंटीथेसिस लगती है अपेरेंटली. इतना प्रोफाउंड डिफरेंस कैसे हो सकता है अगर दोनों के रूट में इस्लाम ही है? तब कैसे हो सकता है? ये कहते हैं सिंपल आंसर ये है, ये दोनों एक जैसे हैं ही नहीं. रोमन एम्पायर और इस्लामिक एम्पायर एक जैसे थे ही नहीं. ये पॉपुलर और ऑफन कोटेड कंपैरिजन है इन दो में is one of the many historical platitudes which this superficial half science feeds. ये बड़ा खूबसूरत ये स्टेटमेंट है. Superficial half science feeds the minds of present generation. अल्लाह के वास्ते इस सेंटेंस को समझ जाओ और प्लीज इसको मानो मेरी बात, इसको प्रिंट करो बहुत बड़े फॉन्ट में ना, बहुत बड़े फॉन्ट में, और अपने रूम्स में इसको चिपकाओ सो दैट यू एनकाउंटर इट एवरी डे. बहुत इंपॉर्टेंट है. Superficial half science fed into the minds of present generation. You know, lot of things masquerade in the market which are philosophically so untenable positions कि इंसान को लगता है how can even a person say this? How can a person even say this? And yet people carry those positions and they carry them इतने आराम से जिसकी हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है. And they have been taught those things through our books, through our curricula, and they are made to believe कि ऐसा ही है, क्योंकि ये वो कॉमन नॉलेज बन गया. जैसे कॉमन नॉलेज को आप चैलेंज नहीं ना करते कभी. फॉर एग्जाम्पल, सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, राइट? है ना, सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. कितना इजी नॉलेज है. अगर मैं इसको डिनाई करूँ मुझे पागल समझेंगे ना, सब लोग समझेंगे ना कि मतलब ये 21वीं सदी में डिनाइंग सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, बट सन इज नॉट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. खलास, वी डोंट नो व्हाट्स द सेंटर ऑफ व्हाट. सेंटर क्या होता है? जो लोकस डिफाइन करे बाकी चीज़ों का, सेंटर उसको कहते हैं. मेनी एग्जाम्पल्स कैन बी गिवन. जैसे बिग बैंग थियरी, एवरीथिंग स्टार्टेड विद अ बिग बैंग. बिग बैंग ऑफ व्हाट? बिग बैंग ऑफ व्हाट? So you have to posit something to see कि उसका बिग बैंग हुआ. From nothing comes, right? And see, I'm not denying all of these sciences. Big Bang is the most correct understanding of science right now. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. सिमिलरली जैसे क्वांटम मैकेनिक्स पर, अच्छा एक और एग्जांपल दिया जा सकता है. हम कहते हैं सोल, राइट? कोई मानता है वेस्ट की क्रिश्चियनिटी, ये सॉरी साइंटिस्ट इसमें सोल मानने को तैयार है कोई? जब गालिब कहते आते हैं गैब से आते हैं मेरे दिमाग में ख्याल, राइट? क्या बोलेगा मॉडर्न साइंटिस्ट उसका? यार पागल हो गया, ये गैप से आ रहे, स्किज़ोफ्रेनिक है, राइट? यही कहेगा ना. क्यों? क्योंकि बच्चों को एक्सप्लेन किया गया, सी देयर इज अ कॉन्शियस, देन देयर इज सबकॉन्शियस, ठीक, देन देयर इज अनकॉन्शियस. क्या होता है ये अनकॉन्शियस? क्या होता है सबकॉन्शियस? क्या होता है ये? इट्स अ सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सेइंग सोल. क्या है, इसको एक्सप्लेन करो ना. हमसे कहते थे सोल को एक्सप्लेन करो, हम नहीं कर पाते. ठीक है, आप अनकॉन्शियस को एक्सप्लेन करो. उसकी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? वहाँ जहाँ से सपने आते हैं. तो गालिब क्या कह रहा था? गालिब ने उसका गैप बोला. उसका द वर्ड वाज गैप फॉर इट. ही वाज स्पीकिंग इन उर्दू. दैट्स द ओनली थिंग. Again, the problem is not in calling it subconscious, unconscious, but our kids need to be taught what is being said. They are taught कि सोल नहीं है, अनकॉन्शियस है, और वो घर जाते हैं कि एज इफ इट वी हैव एक्सप्लेन्ड, अब कोई सोल की जरूरत नहीं है, देयर इज नो रूह. क्या कुरान रूह के बारे में बात करता है? तो क्या है बेटा? अनकॉन्शियस होता है. क्या होता है अनकॉन्शियस? ठीक. तो I can keep on giving you more examples, but I think the point is made. I'm not saying that science is nothing. It is the best thing we have got right now as an explanation to the world. But we have to understand what it means. कि जब हम कोई scientific statement बोल रहे होते हैं, what are we actually trying to say?
ये ज़रूरी है समझना कि जब हम किसी चीज़ को रिफ्यूट करते हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ये क्या होता है, कि इसको साइंटिफिकली प्रूव करो। किस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करो, ये क्या होता है, इसका मतलब चिल्ड्रन हैव टू नो व्हाट आर दे डूइंग, दैट्स द ओनली पॉइंट। यही ये कह रहे, सुपरफिशियल हाफ साइंस दैट फीड्स द माइंड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। उनको लगता है एक्सप्लेन हो गया। जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी सब में पड़ी है ना, ठीक। अगर इफ आई ड्रॉप समथिंग इट फॉल्स, व्हाई डज इट फॉल, यू से ग्रेविटी, हाँ, ठीक। क्या होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी इज दैट विच मेक्स फॉल। व्हाई डिड इट फॉल, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। दिस इज सर्कुलर, यू हैवंट डिफाइंड ग्रेविटी। अब आपने उसका नाम रखा तो बच्चों को लगता है आपने एक्सप्लेन कर दिया। बच्चों ये सेब क्यों गिरा, सर ये सेब इसलिए गिरा क्योंकि सेब गिरता है। ये कहा आपने वेन्यू से ग्रेविटी, ग्रेविटी का नाम वही है, ये ग्रेविटी की वजह से गिरा, ये कैसी बात है। तब तो ग्रेविटी डिफाइन करो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली ऑफ दिस फेनोमेना, ठीक। ऐसे हजार मिसालें दी जा सकती। फोर्स, फोर्स इज द बिगेस्ट जोक दैट हैज बीन क्रैक्ड अपॉन ह्यूमंस। कितने इजीली हर एक चीज को हम फोर्स से डिफाइन कर, देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाइंग बिटवीन दीज टू थिंग्स। Where is it? How can this affect this? How can one thing affect another? Just think about it for a while. फिजिकल तो समझ आता है, टक्कर करेंगे एक दूसरे को, धक्का मारेंगे, बट एट ए डिस्टेंस विदाउट एनीथिंग ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस टू दिस, हाउ कैन इट अफेक्ट दिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसे वर्क करता है। असली में क्या कहा जा रहा है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, हम कह रहे होते हैं कि वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, वी आर सेइंग वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट हाउ इट इज हैपनिंग वी अंडरस्टैंड। कहने का मतलब कि इफ दिस इज चार्ज्ड क्यू लेवल पे, if this is charged q level पे, so the kind of force that is applied on it is k q1 q2 upon r square। वो क्या कह रहा होता है, वो इक्वेशन कह रहा होता है इनका जो फोर्स होगा वो डिपेंडेंट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक। एंड व्हेन वी एंड व्हाट इज चार्ज अगेन समथिंग, वी डू नॉट नो दीज थिंग्स, एंड द किड्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे अंडरस्टैंड इट। This superficial half science feeds the mind of present generation. There is nothing whatsoever in common between the Islamic and Roman empires. कोई चीज कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच, तब फिर कंपैरिजन क्यों करेंगे ना। उन वो के बेवकूफ़ है जिन्होंने आज तक ये क्या हो सकता है प्रोपोगेंडा, पर प्रोपोगेंडा के नीचे तो कुछ तो हकीकत होती है जहाँ से वो स्टार्ट होता है, ठीक। फिर उसको बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। ये कहते हैं इनमें कॉमन क्या है, पहले दे रूल्ड अ वास्ट टेरिटरी, दोनों ने वास्ट टेरिटरीज पे रूल किया। दोनों के एम्पायर में जो लोग थे वो बड़े हेट्रोजेनस थे, बहुत सारी एथनिसिटीज, बहुत सारी नेशनैलिटीज। फॉर ड्यूरिंग द होल ऑफ देयर एग्जिस्टेंस दीज टू एम्पायर्स वर डायरेक्टेड बाय अटरली डिफरेंट मोटिव्स। दोनों एम्पायर्स के जो मकसद भी थे वो भी टोटली ऑपोजिट थे, हिस्टोरिकल पर्पसेस भी दोनों के ऑपोजिट थे, इसीलिए ये सेम नहीं है। फिर ये कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल साइड पे भी ये सेम नहीं है। अभी इन्होंने बोला ना मॉर्फोलॉजी क्या कहते हैं, बाहर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक, दैट इज मॉर्फोलॉजी, हाउ इट इज स्टडी ऑफ फॉर्म। मॉर्फोलॉजी वुड भी फॉर्म के बारे में डिस्कस करना कि दिखता कैसा है। कहते हैं कि जो मैप पे भी जब इसको देखेंगे ना तब भी बहुत डिफरेंट है, देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस मॉर्फोलॉजिकली, जब इसको बाहर से भी देखेंगे कि ये कैसे हैं दोनों एम्पायर। क्यों, इट टुक रोमन एम्पायर 1000 ईयर्स टू ग्रो, अपने फुल जियोग्राफिक एक्सटेंट तक पहुंचने के लिए 1000 साल लगे, अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को पहुंचने के लिए 1000 साल लगे। इस्लामिक एम्पायर को 30 साल 30-40 ईयर्स में मुस्लिम्स में एक साइड से वो पहुंच चुके थे दमस्कस, दूसरी साइड से कदसिया, तीसरी साइड से कायरो, चौथी साइड से यमन। एट द प्रॉफिट्स 13 हिजरी में हुजूर रुखसत हुए, ठीक।
13 हिजरी में सबको कर रहे थे वो। अरेबिया तो हो चुका था, यमन भी हो चुका था, एक अरेबियन पेनिनसुला पूरा हो चुका था। हज़रत उमर का दौर, हज़रत उमर का दौर आता है 13, 14, 15, 16 हिजरी में। ठीक। और फिर उन्होंने लगभग 10 साल का, कितने साल उन्होंने रूल किया, लगभग लगभग उन्होंने 25 हिजरी तक रूल किया। और ये सारी एरियाज आ चुके थे मुस्लिम्स के अंडर। 1000 ईयर्स, 25 ईयर्स। ठीक। तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी अब्बासिद आए, उनके टाइम तक आ चुकी थी। दैट मीन्स विद इन 100 ईयर्स ऑफ इस्लाम ये सारी चीज़ें हम हासिल कर चुके थे। सो विद इन ए शॉर्ट, अच्छा इन्होंने 80 ईयर्स बोला, मैंने 100 ईयर्स कैलकुलेट किया था दिमाग में, ये कह रहे हैं विद इन 80 ईयर्स। तो 1000 और 80 तो कहाँ से सेम है? फिर क्या हुआ? फिर दोनों कौमें घिरी हुई, डीके, ये कहते हैं डीके का जो डिफरेंस है वो इवन मोर एनलाइटनिंग है। डाउनफॉल जब रोमन एम्पायर का हुआ वो वही हुन्स और गॉथ्स। अच्छा गॉथ्स की अभी हम बात कर ही रहे थे, जब गॉथ्स ने हमला किया बारबेरियंस ने रोमन एम्पायर पे। तो ये जो ग्रीक्स और रोमन थे उनको बारबेरियन समझते थे, जो आज के है ना यूरोपियंस, हम बहुत तोप हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, उनको ये बारबेरियन समझते थे। तो हुन्स वुड बी सेंट्रल एशिया एंड गॉथ्स वुड बी नॉर्थ। एंड इट हैपेंड विद इन 1 सेंचुरी। एक सदी में पूरा रोमन एम्पायर खत्म। नथिंग ऑफ इट रिमेंड। 100 साल बाद कुछ भी नहीं बचा इनका। बचा क्या? इनकी जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड थी वो वहीं पे रह गई। ठीक। और क्या रहा? इनने जो किताबें लिखी थी वो वहीं पे रह गई बस। अदरवाइज सिविलाइजेशन वेंट अवे। बिजेंटियन एम्पायर जो हायर है रोमन एम्पायर का, क्योंकि आर्ग्यू किया जाता है रोमन एम्पायर कंटिन्यूड इन द बिजेंटियन एम्पायर। इट वॉज हायर ओनली इन सो फार एज इट कंटिन्यू टू रूल ओवर सम ऑफ द टेरिटरीज। बाकी मामलों में ये नहीं था। ऐसे असद साहब कह रहे हैं कि ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, बिजेंटियन एम्पायर जो है, ये क्या था? ये रोमन एम्पायर का आयर नहीं था। ये आयर इस मामले में था कि उनकी कुछ टेरिटरी इन्होंने अपने अंडर थी इनके। इसका सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैड नथिंग टू डू विद रोमन पॉलिटी। रोमन स्ट्रक्चर्स इन्होंने फॉलो नहीं किए थे। अब ये हो गया ये इस्लामिक एम्पायर एज एम्बॉडीड इन द कैलिफेट। इसमें भी बड़ी डिफॉर्मेशन हुई, डायनास्टिक चेंजेस हुए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर एसेंशियली हमेशा सेम रहा। एक्सटर्नल अटैक्स जो मंगोल्स ने किए, विच वर फार मोर वायलेंट देन एनीथिंग रोमन एम्पायर इवन एक्सपीरियंस्ड। रोमन एम्पायर को जो हुन्स और गॉथ्स के सामने पेश हुआ वो तो छोटे हमले थे। जब मंगोल्स ने मुस्लिम वर्ल्ड पे हमले किए वो बहुत बड़े हमले थे। इट वॉज नॉट एबल टू शेक द सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ऑफ कैलिफ्स। इसने इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल स्टेग्नेशन पैदा की। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम वर्ल्ड का फॉल हुआ, ये तो पता ही है। ठीक। हम उसको देख रहे हैं। हम ऐसे नहीं थे, हम एक टाइम पे सुपर पावर्स थे, इस वक्त नहीं है। दैट मीन्स वी हैव फॉलन। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ? मंगोल इन्वेजन में उसके रूट्स हैं। मंगोल्स ने मुस्लिम सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया, अरब सिविलाइजेशन को इन पर्टिकुलर। फिर उसके बाद तुर्क वगैरह, उनका ज़माना है। मंगोल्स डिस्ट्रॉयड मुस्लिम वर्ल्ड। इनफैक्ट वी कुड, अगर मंगोल फिर खुद मुस्लिम बने, अगर वो मुस्लिम ना बनते तो शायद ये जो पूरा मिडल का एरिया है ये आज मुस्लिम ना होता। मेडिटेरेनियन तक पहुंच गए मंगोल हमले करते करते। इट इज़ पूरा मिडिल ईस्ट वगैरह कवर कर दिया था उन्होंने, मंगोलों ने बहुत। और जहाँ जाते थे सिटीज़ को तबाह करते थे। वो नहीं थे तो बाकी सिविलाइज थे ही नहीं। जिस शहर में जाते ख़त्म करो, किल एवरीवन, बुक्स को डिस्ट्रॉय करो, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करो, वो नहीं मानते थे कुछ। लेकिन अल्लाह ताला का करना, द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, मंगोलों को ही मुसलमान कर दिया। फिर तुर्क और मंगोल डायनेस्टीज रूल्ड आफ्टर दैट। ऑटोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, ये सारे एम्पायर, इल्खानीत, उनकी खानेत कहते हैं इनको, इनके एम्पायर्स को। तो बट इट ब्रॉट विद इट इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन हो गया शुरू फिर मुस्लिम्स का।
अब एक सदी लगी रोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने में और कुछ बचा नहीं। इस्लामिक एम्पायर 1000 साल लिया गिरने के लिए, इट टुक 1000 years। मुगल एम्पायर को लगे लगभग 100 साल 150 साल गिरने में, मुगल एम्पायर को। इट टुक मुगल एम्पायर इन इंडिया 1857 तक देयर वाज अ किंग इन दिल्ली, मुगल एम्पायर का। ठीक, तो बट ही वाज नॉमिनल हेड, वी वुडंट कॉल हिम अ किंग प्रॉपर। ठीक, वो चीज़ भी ध्यान में रखना। ब्रिटिशर्स ने उसको बस ऐसी तनख्वाह पे रखा था, ऐसे मान लो। को कहते भी थे मुगल राजा की सल्तनत किले के दरवाजे तक। दैट वाज हिज, दैट्स इट। सो इस्लामिक एम्पायर टुक अ मिलेनियम गिरने में, विच वाज फाइनली जब ऑटोमन एम्पायर को टर्की में एबॉलिश कर दिया गया। सो ऑल दिस फोर्सेस द कंक्लूजन अपॉन अस कि जो इनर स्ट्रेंथ है, सोशल साउंडनेस है इस्लामिक वर्ल्ड व्यू की, वो सुपीरियर है एनीथिंग टू एनीथिंग दैट मैनकाइंड हैज टिल नाउ एक्सपीरियंस्ड बाय वे ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें एक्सेप्शन हो सकती है चाइनीज सिविलाइजेशन। हाँ, चाइनीज सिविलाइजेशन कैन बी एन एक्सेप्शन, कि उनके यहाँ भी तो ऐसा ही था। चाइनीज सिविलाइजेशन, उन्होंने भी बहुत रेजिस्टेंस दिखाई है, वो भी आराम से गिरी नहीं। सो व्हाट अबाउट दैट, तो उसको इंशाल्लाह अगले सेशन में देखेंगे।